मनुष्य चाहे कितना प्रयत्न क्यों ना कर ले, कितना प्रयास क्यों ना कर ले, फिर भी उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य चाहे कितना भी भाग ले, लेकिन वो अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे कर्म करोगे वैसे ही भरोगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या तुम इस बात पे यकीन करते हो कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा? अब आप में से अधिकतर के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? ये तो सच बात है, जैसे हम काम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। लेकिन एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, आपको यह महसूस होगा कि आपके इस प्रश्न का उत्तर पूर्णता से नहीं मिल पाएगा। कहीं न कहीं आपके मन में ये संशय जरूर होगा कि ये बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज की कहानी से हम समझेंगे कि कर्मों का खेल। आज हम जानेंगे कि कैसे अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए। तो आइए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने दोस्त से मिलने दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से लंगड़ा था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच में छोटे छोटे कई गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उस पंडित की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था, और फिर वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। फिर पंडित ने सोचा कि चलो ठीक है, ये आदमी मुझे मिल गया, साथ साथ दोनों के चलने से रास्ता आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और बातें पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का द्वार आते ही उस धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुझसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है। फिर वो पंडित आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक बैल ने एक आदमी को अपने सींग में फंसाकर उसकी जान ले ली है। जैसे ही बैल ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी देर बाद वह धर्मराज उस पंडित के पास आ गया और फिर दोनों आगे रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ होता है। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। उस पंडित के दोस्त का घर वहां से काफी दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरी रात हम चलते चलते थक भी चुके हैं और मुझे भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके हम थोड़ी देर यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आगे की यात्रा हम जारी करेंगे। ठीक है, तुम यहाँ आराम करो, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके यहीं पर आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही बहुत सारा धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। फिर पंडित ने हैरानी से सोचा कि ये धर्मराज जहाँ भी जाता है कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन रात्रि में उस पंडित ने धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और फिर वे दोनों सो गए। और सुबह होते ही फिर दोनों अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने दोस्त से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद रास्ते में मैं तुम्हें आगे मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से आगे चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया, वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और ये धर्मराज आखिर क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है।
और उसकी मृत्यु हो गई है। फिर कुछ देर बाद वह धर्मराज पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो उस गांव में कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी आप तो मुझे बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप अभी तक भी समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। फिर पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि उस पंडित को पहले इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुख से यह बात सुनकर घबरा गया। लेकिन पंडित फिर भी हिम्मत करके उस यमराज से पूछता है, अगर तुम सचमुच यमराज हो तो मुझे ये बताओ अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित घबरा गया और सोच में पड़ गया, यदि ये सच में यमदूत है तो उसकी बात अवश्य ही सच होगी और उसके कारण मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। सबसे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने दोस्त से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पंडित, जो तुम सोच रहे हो मुझे सब पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र के पास न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में निश्चित होने वाली है। उस यमदूत की बात को सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बात को पढ़ लिया था, जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को पूरा यकीन हो गया था कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत है। जब पंडित को पूरा विश्वास हो गया कि यह धर्मराज यमदूत है तो वह घबरा गया। वह अपनी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ जाने लगा। लेकिन पंडित जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। पंडित को अपने मित्र को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए वह ना तो पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा और वह अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पंडित धर्मराज से पूछना चाह रहा हो कि इसे क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे सवालों को समझ गया और बोला, तुम्हारे इस मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती। लेकिन दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूरी तरह से यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीव को प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यह सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु को जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु, घटना के विषय में सोचने समझने या देखने का समय ही नहीं है। फिर पंडित ने कहा, क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत ही दुखी हो जाता है। हालांकि तुम एक ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरह से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है
उसे देखकर यह मालूम पड़ता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। फिर यमराज ने कहा कि सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही अपनी खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया, क्योंकि धर्मराज के पास अब पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद उस पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और पूरी रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार करके अपने घर वापस आ गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना विज्ञानी क्यों न हो, वो अपनी मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत ही दुखी होता है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढता है। इसीलिए पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित तो विद्वान था, उसके ज्ञान के कारण ही उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। फिर उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित कोई न कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों से सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी, और अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन उसकी मृत्यु तो तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वो किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी अच्छी लगी। उसके बाद पंडित की रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को ये न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारो खुद ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे 5 महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आ गया, और धीरे धीरे वह भी दिन आ गया। और जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उस दिन डर के मारो पंडित जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन जल्दी से आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टाल सके। यही सोचकर वो पंडित जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और वह अपनी इस बीमारी के बारे में स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा या उसके मंत्रियों को इस बात का बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। वह कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी तभी होती है जब वह व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। और उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में चला गया, क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था। इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही पड़ोसी राज्य में चला गया। और इतना ही नहीं, वह दूसरे राजा के राजमहल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण निंद्रा में थे। वह पंडित सीधे राजा के कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी दोनों सो रहे थे, और पंडित वहीं जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो राजा ने उस पंडित को रानी की बगल में सोते हुए देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने उस पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया। पंडित बहुत हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। लेकिन वहाँ उसकी ये सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने उस पंडित राजमहल में पेश करने का आदेश दिया। देर बाद उस पंडित को राज दरबार में लाया गया। उस पंडित को देखकर राजा बहुत आग बबूला हो गया और उस पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर वो पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी वह पंडित थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उस राजा से बोला, मैं नहीं जानता कि मैं इस राजमहल तक कैसे पहुँचा, और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपका कक्ष तक कैसे आया, और आपके किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका कैसे नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी। फिर राजा ने उस पंडित से पूछा कि बताओ, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। राजा के पूछने पर उस पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी बातें राजा को बता दी। और पंडित बोला, हे महाराज, मेरा या किसी भी व्यक्ति का इतना साहस नहीं जो आपके कक्ष में जाकर रानी के साथ सो जाए, वो भी आपकी मौजूदगी में। राजा को उस पंडित की बात में थोड़ा सा सच्चाई नजर आई, लेकिन उस राजा ने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए एक नई कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने उस
उस पंडित से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है और तुम्हारा आज का मृत्यु का दिन है जैसे धर्मराज ने कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि यह पंडित जिस राज्य से आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था, इसलिए उस राजा ने अपने 2 सैनिकों को भेजकर इस पंडित की बात का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौट आए और उन्होंने राजा को बताया, हे महाराज, ये पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो बात सत्य है। पड़ोसी राजा ने इस पंडित के रहने की व्यवस्था अपने ही राजमहल में कर रखी थी। पंडित उस राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार उस पंडित से उसके कक्ष में मिले थे, और उसके बाद ये पंडित इस राज्य में कैसे पहुंच गया और इसकी जानकारी, इसलिए उस राजा के अनुसार इस पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी कि उसने पूरी बात जाने बिना ही उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर उस पंडित को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तो उस राजा का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा का मान रखा जाए तो बेवजह ही उस पंडित की मृत्यु हो जाएगी। हे महाराज, इस पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए, इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा, और कच्चे सूत के धागे से इस पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। उस पंडित के लिए कच्चे सूत से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे, ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वजन खाली जाएगा, और पंडित को भी पूरा यकीन था कि उस सूत के धागे से पंडित की मृत्यु नहीं होगी। पंडित भी उस फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। जैसे कुछ धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी, तुम ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित की गले की एक नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे, और किसी को भी विश्वास नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे कच्चे सूत के धागे से किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, इसलिए किसी ने खूब कहा है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरते, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं तय कर सकते हैं। दोस्तों, शायद भगवान ने इसलिए हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके, और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। दोस्तों, आपने इस हमारी कहानी से आज क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधायन हमें अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी ने सही बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों हमेशा पीछे से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक व्यक्ति जो किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ भी करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना, अनहोनी या कोई अन्याय या कुछ गलत होता है, तो लोगों के मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, और आज की कहानी में हम सीखेंगे जब जिंदगी में धोखा मिले तो हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि इस कहानी में आप खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए जल्दी से इस कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक व्यापारी का नया नया विवाह हुआ था। उनकी प्रेम कहानी की लोग मिसाल दिया करते थे। वह जोड़ा शानदार जोड़े के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि प्यार हो तो ऐसा हो। हर किसी के मुंह पर उनकी ही चर्चा थी। नगर में जब मसाले बुझ जाती थी, तब भी उनकी छत पर एक मसाल जल रही होती थी। पूरी रात उनके प्यार की मसाल जलती रहती थी। उनके बारे में राजा भी अच्छी तरह से जानते थे।
एक दिन की बात है, राजा और रानी छत पर चढ़े हुए थे और वो आकाश की तरफ देख रहे थे। उन्होंने आकाश में चांद तारों को देखा, उसके बाद नीचे अपने नगर को देखा। पूरे नगर में अंधेरा था, लेकिन एक मकान की छत पर एक मशाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद में दोनों में आपस में चर्चा शुरू हुई। बात इस बात पर आ गई कि उस व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ है, कि उस जोड़े के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत प्यार है दोनों में, आखिर ये कैसे हो पा रहा है? उनके वैवाहिक संबंध आखिर इतना अच्छा कैसे चल रहा है? राजा ने कहा, इस प्रेम बंधन का साथ केवल पति ही दे रहा है। उसका पति बहुत समझदार है, उसके वजह से ही वो रिश्ता इतना खूबसूरत है। फिर रानी ने कहा, ऐसा नहीं है, उसकी पत्नी बहुत समझदार है, उसकी पत्नी बहुत सभ्य है, बहुत ही संस्कारी है, उसको इतनी समझ है कि रिश्ते को कैसे संभालना है, उसी वजह से रिश्ता इतनी खूबसूरती से चल रहा है। राजा और रानी के बीच में चर्चा होने लगी। फिर राजा ने कहा, अरे वाद विवाद करने से कुछ नहीं होगा। राजा ने सोच विचार करके कहा, एक काम करते हैं, हम एक छोटी सी परीक्षा रखते हैं। रानी ने कहा, ठीक है, बोलो क्या करना है? फिर राजा ने कहा, हम व्यापारी और उसकी पत्नी की दोनों की परीक्षा लेंगे और ये मालूम करेंगे कि दोनों के बीच में वाकई में प्यार है या नहीं। उन दोनों ने एक तरीका अपनाया। रानी ने अपनी दासी को एक दिन व्यापारी के पास भेजा। एक संदेश लेकर वह दासी व्यापारी के पास पहुंची और व्यापारी से कहा, हे व्यापारी, रानी ने मुझे आपके पास भेजा है और तुमसे ये बात कहते हुए मुझे बहुत हिचक हो रही है। फिर व्यापारी ने कहा, अरे बोलिए ना, क्या बात है? रानी साहिबा आखिर क्या कहना चाहती हैं? तो फिर दासी ने कहा, रानी साहिबा कह रही हैं, अगर तुम अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो रानी साहिबा तुमसे शादी करने को तैयार हैं। वो आप पर मोहित हो गई हैं। फिर व्यापारी ने कहा, आप मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिए और उनसे कहिए, अगर ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएं, फिर भी मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता। मैं जिंदगी भर अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा और उसकी रक्षा करता रहूंगा। वह दासी ये संदेश लेकर रानी के पास वापस आई और अगली बारी राजा की थी। अब के परीक्षा होनी थी उस व्यापारी की पत्नी की। राजा ने अपने एक नौकर को वहां भिजवाया और उसके साथ में एक संदेश भी भिजवाया। उस नौकर ने जाकर व्यापारी की पत्नी से कहा, एक संदेश राजा साहब ने भिजवाया है और राजा साहब कह रहे हैं कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और आपको हमारे राज्य की रानी घोषित कर देंगे। उस व्यापारी की पत्नी ने एक चौंका देने वाली बात कही। उसने कहा कि आज रात 2 से 3 बजे के बीच हमारी छत पर जो मशाल जल रही है वो बुझ जाएगी। जब वो बुझ जाए तो समझ लीजिए मैंने अपने पति की हत्या कर दी। व्यापारी की पत्नी ने कहा कि राजा साहब का जो प्रस्ताव है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। नौकर यह संदेश लेकर दौड़ा दौड़ा राजमहल पहुंचा और उस नौकर ने राजा को बताया कि उस व्यापारी की पत्नी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है और आज रात में वो अपने पति की हत्या कर देगी। राजा ने फटाफट सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की कि देखिए हमें बचाव के लिए तैयार रहना है। जैसे ही मशाल बुझेगी हमें व्यापारी के घर जाना है और व्यापारी को बचाना है। राजा राजमहल की छत पे चढ़ा, उसके साथ रानी भी थी। दोनों उनकी छत की तरफ देख रहे थे कि वाकई में वो मशाल बुझेगी या नहीं। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि 2 से 3 बजे के बीच वह मशाल बुझ गई। व्यापारी जब दुकान से आया था तो वह खाना खाने के बाद सोने चला गया। सारी बातें वैसे ही चल रही थी जैसे कि चलती थी, लेकिन इसी बीच में उस व्यापारी की पत्नी ने अपना खेल शुरू कर दिया था। व्यापारी की पत्नी ने एक फांसी का फंदा तैयार किया था और 2 से 3 बजे के बीच में अपने पति को ही फांसी पर लटका दिया था। जैसे ही मशाल बुझी उस राजा के सैनिक उस व्यापारी के घर में घुस गए। व्यापारी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस व्यापारी की जान को नहीं बचा सके। उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसका दिमाग बहुत गर्म था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था। उसे नारी जाति से नफरत हो गई थी। उसे लग रहा था कि कितनी धोखेबाजी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जो उनके राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री था, जो उस राज्य का सबसे बड़ा मंत्री था, राजा ने उसको बुलाया और कहा कि सुनो, मैं अभी जंगल में जा रहा हूँ शिकार के लिए और जल्दी ही वापस आऊंगा, लेकिन उस बीच हमारे नगर में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके गले कटवा दो, सबको फांसी पर लटकवा दो। ये मेरा आदेश है और ये मेरा आदेश आपको मानना होगा।
पता नहीं राजा को क्या हो गया था। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। उधर उस मंत्री के होश उड़ गए। उस मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। राजा साहब ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा आदेश क्यों दिया। राजा साहब को महिलाओं से इतनी नफरत क्यों हो गई। मंत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह मंत्री अपने घर जाकर अपने बूढ़े पिताजी के पास गया, जो कि अपने वक्त में उस राज्य का मंत्री था। उस मंत्री ने अपने पिताजी के पास जाकर कहा, हे पिताजी, हमारा राजा पागल हो गया है। राजा कह रहा है कि हमारे नगर में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नारियां हैं, उन्हें खत्म कर दो। उसे नारी जाति से नफरत हो गई है। उस मंत्री का जो बूढ़ा पिता था उसने कहा, बेटा एक काम करो, सबसे पहले तो तुम छुप जाओ, क्योंकि राजा आएगा तो गुस्सा तुम पर ही निकालेगा। मैं उससे बात कर लूंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। उसके बाद में शाम के समय राजा वापस आया। उसने देखा कि उसके नगर में वैसे ही महिलाएं घूम रही हैं जैसे कि घूम रही थी। यह देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने राजमहल में मंत्री को ढूंढा, लेकिन मंत्री वहाँ नहीं मिला। तो वह राजा उस मंत्री के घर पहुँचा। उसने घर जाकर पूछा तो पता चला मंत्री वहाँ नहीं था। फिर राजा उस मंत्री के बूढ़े बाप के पास गया। फिर मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा, राजा साहब की जयकार हो, बताइए राजन, आपको यहाँ कैसे आना हुआ। राजा गुस्से में भरा हुआ था। राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा कहाँ गया? उसको मैंने एक आदेश दिया था, उसने माना नहीं। अब मैं सबसे पहले उसी का गला कटवाऊंगा, मुझे उससे नफरत हो रही है। मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा से कहा, मुझे मालूम है आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, और जो आपको लगता था कि प्यार वाला रिश्ता है, लेकिन वो धोखेबाजी वाला रिश्ता निकला। आपको जो धोखा मिला है, आप उससे परेशान हैं। इस बात ने आपको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, और इसलिए आप सारी नगर की नारियों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन राजा साहब, आपका आदेश माना जाए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। आपके पिता जब राजा हुआ करते थे, उस समय मैं उनका मंत्री हुआ करता था। मैं उस समय की एक बात आपको सुनाऊंगा, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। फिर राजा ने कहा, फटाफट से जल्दी सुनाइए, क्या बात है। उस मंत्री के बूढ़े बाप ने राजा को एक छोटी सी कहानी सुनाई। हे राजा साहब, एक बार मैं आपके पिताजी के साथ में शिकार के लिए निकला था। हम दोनों रास्ता भटक गए थे। मैं जंगल में अंदर की तरफ चला गया था। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा एक योद्धा घोड़े पर सवार होकर आया, और उसने एक रस्सी मुझ पर फेंकी और मुझे बांध करके अपने साथ ले गया। मुझे ये पता नहीं था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। वो मुझे एक कब्रिस्तान में लेकर गया। जब वो मुझे कब्रिस्तान में लेकर गया तो मुझे लगा मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो योद्धा बहुत ताकतवर था। एक कब्र के पास में, उस कब्र के ठीक नीचे की तरफ एक गड्ढा खोदना शुरू किया, और उसने कहा कि चुपचाप तुम मेरा साथ दो। हम दोनों ने मिलकर के वहाँ 2 कब्र खोदी। मुझे तो ये समझ में आ गया था कि एक में तो मेरी कब्र खोदी जा रही है, मुझे दफनाया जाएगा, लेकिन दूसरी में किसको दफनाया जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उस कब्रिस्तान के पास में एक खंडर था। वह योद्धा फटाफट दौड़कर उस खंडर की छत पर चला गया। उसने मुझे घोड़े से बांध रखा था। उस योद्धा ने उस खंडर की छत से एक सरकटी लाश नीचे फेंक दी। उसे देखकर मैं डर गया। वो जिसकी लाश थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी उसकी हत्या की गई है। वह योद्धा छत से उतरकर वापस नीचे आया और मुझसे कहा, सुनो, देखो इस लाश को दफनाना है। जो वो कब्र थी उसके पैरों की तरफ उस लाश को दफना दिया गया। मैं बहुत डर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो दूसरी कब्र है उसमें मुझे दफनाया जाएगा, लेकिन उस योद्धा ने जो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था उसने उसे हटाया। वह एक खूबसूरत कन्या थी। वो एक महिला थी। उसने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो, और इस राज्य के राजा को जाकर ये संदेश देना, उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। यह मेरे पति की कब्र है, और जिसके नीचे एक और कब्र मैंने खोदी है, और ये जो लाश है ये उसी राजकुमार की लाश है।
जिसे हमने दफना दिया है। और उसके बाद वह बोलती चली गई कि मैं अब अपना गला काट रही हूँ, मैं अपनी जान दे रही हूँ, मैं अपने पति की पास वाली कब्र में आजीवन तक रहूंगी, जब तक हम दोनों का नाम रहे, जब तक के लिए मैं यहाँ दफन होना चाहती हूँ। मैं ये अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। अगली जिंदगी में भी हम जहाँ मिले हम दोनों साथ रहें, इसी तमन्ना में मैं यहाँ दफन होना चाहती हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ दफन कर दीजिए। और यह बोल करके उसने अपना गला काट दिया। हे राजा साहब, उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने जो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने पति के लिए, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से परेशान हैं कि वो जो व्यापारी है उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। आप इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी भी जान दे दी। आप एक महिला की धोखेबाजी के लिए सारी महिलाओं को फांसी पर लटकाने चले थे। कृपया करके अपने फैसले को बदलिए। अब राजा को समझ में आ गया था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। असल में दोस्तों, एक पति पत्नी का जोड़ा बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आता है और धन के बदले सुरक्षित उन्हें जंगल पार कराने को कहता है। लेकिन राज अधिकारी उन्हें ये कहते हुए मना कर देता है कि अभी रात जल्दी होने वाली है, इसलिए वह उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वह दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा निवेदन कर रहे थे कि अभी रात होने में काफी समय है, वह उन्हें जंगल पार करा दे। लेकिन राज अधिकारी नहीं मानता और उन्हें सलाह देता है कि वे रात भर यहीं रुके। उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था वह खुद कराएगा। उस पति पत्नी को मजबूरन उस राज अधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसे देखकर राज अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस राज अधिकारी पर काम वासना हावी हो जाती है और जब व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह अपनी काम वासना में जलकर अंधा हो जाता है और यही उस राज अधिकारी के साथ में भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने की और खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें भी सोचने लगा। उसके दिमाग में एक तरीका आया। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने चुपके से उस हीरे को बैलगाड़ी में उस पति पत्नी के कपड़ों में छुपा दिया और सुबह होते ही उसने हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसने चोरी कर लिया है। और उसने यह घोषणा करवा दी कि हर एक व्यक्ति की सामान की तलाशी लेकर ही उसे आगे जाने दिया जाए। जब उन्होंने तलाशी ली तो योजना के अनुसार वो हीरा उन दोनों पति पत्नी के बैलगाड़ी के सामान में मिला। वह राज अधिकारी सभी के सामने उस व्यक्ति को पीटने लगा और कहने लगा, मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की और तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। और उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे और उसे पीटते पीटते उस आदमी को मार दिया। और उस राज अधिकारी ने अपने पैसे के बल पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, ये कहानी छोटी जरूर है लेकिन हम सबको ये संदेश देती है। हम में से जिनको कभी न कभी धोखा मिला है, हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें लगता है क्या लड़की या लड़का खराब है, सारे लड़के खराब होते हैं, सारी लड़कियां खराब होती हैं किसी एक व्यक्ति की वजह से जिसने आपको धोखा दिया है। बाकियों को भी उसी तराजू में तोलना बंद कीजिए। जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखिए, अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। अगर आपका एक रिश्ता टूट गया, अगर आपको एक जगह से धोखा मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही धोखा मिलेगा। जिंदगी में आपको प्यार जरूर मिलेगा, ये हमेशा याद रखिए। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और कमेंट बॉक्स में वो दायना में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।